दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। हमारे साथ है समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज यादव जी। आज खबर आ रही है कि अखिलेश यादव एक धार्मिक नगरी से 2027 के चुनाव का श्री गणेश अगले कुछ दिनों में कर सकते हैं और वो प्रदेश की 403 विधानसभाओं में समाजवादी पीडीए रथ लेकर जाएंगे। एक तरफ योगी जी के मित्र, जो योगी जी के सबसे बुरे दौर में उनका साथ दे रहे हैं, ओम प्रकाश राजभर जी, क्योंकि उनकी पार्टी तो उनका साथ देती दिख नहीं रही, क्योंकि कल पंकज चौधरी ने कह दिया था कि बहुत सारे चेहरों के नाम पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी। राजभर जी आरोप लगा रहे हैं कि अखिलेश यादव विदेश गए हैं, विदेश की एजेंसी की मदद ले रहे हैं चुनाव में। और दूसरी तरफ ये खबर आती है कि वो रथ यात्रा शुरू करने जा रहे हैं, पीडीए रथ यात्रा 403 विधानसभाओं में जाएंगे। जो मेरी जानकारी है, अगर मेरी जानकारी सही है, तो जिस दिन केदारेश्वर महादेव मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन होगा सावन के महीने में, उस दिन से आधिकारिक रूप से शायद चुनाव 2027 का श्री गणेश करेगी समाजवादी पार्टी। मनोज जी, पहला सवाल ये, भारतीय जनता पार्टी ने एक आदमी को डिप्यूट किया है सपा पर रोज सवाल करने के लिए। वो उनको अखिलेश यादव के विदेश जाने पर बड़ा ऐतराज है। योगी जी विदेश जाते हैं, मोदी जी विदेश जाते हैं, उस पर वो लोग सवाल नहीं उठाते हैं। और ये जो बोला जा रहा है कि एक विदेशी एजेंसी की आप लोग मदद ले रहे हैं चुनाव में, क्या कहानी है? देखिए, हम तो विपक्ष वाले लोग हैं। विपक्ष के लोग अपना काम, अपने चुनाव की तैयारियां, हर चीज को बेहतर तरीके से करने का प्रयास करते हैं। अगर सरकार के मंत्री को ये बात लगती है कि हम विदेशी एजेंसी की मदद ले रहे हैं, तो सरकार के पास सारे तंत्र हैं, जाए सरकार पता करे। ये कयासों का बाजार गर्म करने से राजनीति नहीं हुआ करती। क्या पता नहीं कौन सी धार। हाँ, नहीं, मैं कह रहा हूँ कि ये आपका ये कॉन्फिडेंस अच्छा लगा कि एजेंसी आपके पास है, आप जांच करा लो। मैं कह रहा हूं कि जो बात बीजेपी के लोग कह रहे हैं, वो बात बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि एजेंसी करने गए, एक धार्मिक नगरी से यात्रा शुरू होगी। कयास क्यों लगाते हो? जो डेटा हो बताओ, तब तो ठीक लगता है। और ये खबर सुबह से तैर रही है कि समाजवादी पार्टी अगस्त में प्रचार करने जा रही है, फिर ये चल रहा है कि धार्मिक नगरी से चलने जा रहा है, पता नहीं किसका दर्शन करके शुरू करने जा रहे हैं। ये सारी चीजें हम लोग पार्टी के प्रवक्ता, हम लोगों को नहीं पता चली, मीडिया को पता चल गई, तो ये बात बड़ी अत्युक्ति वाली है ना। तो अब ये कयास लगाए जा रहे हैं, कयास लगा ये मतलब आपको लग रहा है कि हम लोग शगुफा छोड़ रहे हैं? नहीं, मैं आप लोग या मीडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर कोई तथ्यात्मक बात है तो बात कही जाए। आधिकारिक कोई पार्टी की तरफ से लेटर जारी हो कि हमारी चुनावी यात्रा का बिगुल फला जिले से फला तारीख को फला मंदिर से आशीर्वाद लेके शुरू होगा, तो तब तो ठीक है। अभी तो कयास बस पूरा दिन यही आज चलता रहा। तो मैंने भी कई लोगों को यही बाइट दी और कहा कि नहीं भैया, ठीक है, अच्छी बात है, अच्छी बात है। जहां शुरू होगा, हर शुभ कार्य के लिए भगवान का दर्शन किया जाता है, इसमें तो कोई बात है नहीं कि किसी भगवान का दर्शन नहीं किया जाएगा। जी। लेकिन ये जो आपके नेता के बार बार विदेश यात्राओं पर सवाल उठाया जा रहा है, उस पर क्या कहना है आपका? नहीं, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। हर व्यक्ति को स्वतंत्रता है विदेश जाने की, देश के कई राज्यों में जाने की, अपनी रणनीति तैयार करने की। इस पे ये कौन सा सवाल है? अब जैसे मैं कहूँ, मोदी जी रोज आए दिन महीने में 4 दिन पूरी दुनिया घूमा करते हैं, 4 बार महीने में जाते हैं, तो वो तो बात हुई कि उनको काम धाम नहीं है, पता नहीं क्या करने जाते हैं। और जाएंगे जगहों पर मेडल ले आएंगे, वहां की नागरिकता, वहां के नागरिक का सर्वोच्च पुरस्कार ले आएंगे। एक विदेशी अखबार ने तो बड़ी बड़ी गंभीर टिप्पणी की थी कि कोई भी पुरस्कार दे दीजिए, मोदी जी पहुंच जाएंगे लेने के लिए। वही तो मैं कह रहा हूँ कि ना,
अब इन लोगों का अपना सिस्टम बना लिया है, सिस्टम अपना तरीके से चलाना चाह रहे हैं। और ये बात बहुत ही मतलब सोचनीय है कि देश के प्रधानमंत्री को देश नहीं अच्छा लगता, विदेश अच्छा लगता है, लेकिन हम लोग ये सवाल नहीं उठाना चाहते हैं। उनके अपने काम है, उनकी अपनी सत्ता है, सरकार है, देश के रिप्रेजेंटेटिव को तमाम सारी चीजें चलाई जा सकती हैं और चलती भी हैं, जाते हैं, पीआर कराते हैं, लोगों को इकट्ठा कराते हैं। अभी कितना कहा, न्यूजीलैंड में कहा, ऑस्ट्रेलिया में कहा, लोगों ने एक एक आंकड़े रखे कि जहाज से आदमी बुलाए गए हैं, यहाँ 40,000 लोगों की भीड़ इकट्ठा की इंडोर स्टेडियम में, जहाजों से लोगों को बुलाया गया है। तो अब भारत का वहां कोई इनके कहते नहीं है, भाजपा वालों के फुफ्फा तो बैठे नहीं जो इतनी भीड़ इकट्ठा कर देंगे। वो तो देश का पैसा है, बर्बाद किया जा रहा है, जनता का पैसा बर्बाद किया जा रहा है। यहाँ रैली करके जी नहीं भरता तो विदेशों में जाके सुनाते हैं, ज्ञान देते हैं और पीआर अपना बनाते हैं कि नहीं साहब डंका बज रहा है। डंका तो अमेरिका ने बता दिया ना कितना बज रहा है, छोटे छोटे देशों ने आपको आपकी हैसियत बता दी, ईरान ने बता दी, इजराइल ने बता दी। कोई देश ऐसा बचा जिसने हैसियत ना दिखाई हो कि देखो आप मेरी नजर में क्या हो। तो ये बातें मुझे नहीं लगता है कि बेहतर है। एक सशक्त राजनेता जो होता है दुनिया का, वो बेहतर तरीके से काम करता है, उसको मुझे नहीं लगता इन सब चीजों की जरूरत है। अच्छा, ये अचानक से आप लोग सोनम वांगचुक के भूख हड़ताल पे पहले आपके सांसद पहुंचते, महिला सांसद, आज आपकी डिम्पल जी पहुंच गई, डिम्पल यादव जी और धर्मेंद्र यादव पहुंच गए, तो क्या माना जाए? सोनम वांगचुक के साथ क्या आप लोग कॉकरोच जनता पार्टी के साथ भी खड़े हैं क्या? देखिए, कॉकरोच जनता पार्टी हो या जो सोनम वांगचुक जी का जो भी डिमांड है इस सरकार से कि पेपर लीक नहीं होना चाहिए, इस देश में कौन सी सरकार है? उस सरकार का नाम बताइए जिसने सबसे पहले पेपर लीक का विरोध किया हो कि पेपर लीक क्यों होते। वो हमारी पार्टी, समाजवादी पार्टी, हमारे नेता ने ये काम को शुरू किया और बड़े पैमाने पे इस बात को उठाया। अब जब हर चीज का पेपर लीक होने लगा तो देश में मुद्दा बन गया और पूरे देश के पेपर लीक होने लगे। अभी तक था उत्तर प्रदेश में दरोगा भर्ती पर्चा लीक हुआ, लेखपाल भर्ती पर्चा लीक हुआ, टीचर की भर्ती का पर्चा लीक हुआ। अब धीरे धीरे देश की जो बड़ी बड़ी प्रतियोगिताएं हैं उनके पर्चे लीक हो रहे हैं। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे नहीं लगता है कि एक बेहतर राष्ट्र के काम हो सकते हैं। तो सोनम वांगचुक जी, मुझे लगता है कि गांधी जी के बाद दूसरे नंबर पे वो भूख हड़ताल पे सर्वाधिक दिन अधिक बैठने वाले व्यक्ति बन गए हैं। तो अगर उनका समर्थन किया जाए तो इसमें बुराई क्या है, लेकिन पार्टी लगातार, हमारे नेता कह रहे हैं कि आप भूख हड़ताल अपनी तोड़ दीजिए, क्योंकि बीजेपी की सरकार जो है वो बहुत निर्दयी सरकार है और निर्दयी सरकारों के खिलाफ भूख हड़ताल नहीं की जाती, आंदोलन किए जाते हैं। इनको इनका चक्का जाम होना चाहिए, इनकी व्यवस्थाओं पे पूरा कठाराघात होना चाहिए, तब ये लोग सुनते हैं। अब इनके खिलाफ कोई ऐसा आंदोलन हो नहीं रहा है। किसान आंदोलन हुआ था, उन्होंने जाम कर दिया था सारी, तब इनके हाथ पैर फूल गए थे। जंतर मंतर पे एक आदमी बैठे चाहे 1000 आदमी बैठे, क्या फर्क पड़ता है? वो एक सिलेक्टेड एरिया है, उसी एरिया में लोगों को बैठना है, ना वहां कोई आवागमन है, ना वहां पे कोई चीजें। आप जाएंगे, भाषण देंगे और सरकार बहरों की तरह चुपचाप सुनती रहेगी, उसके कान, आंख, नाक, मुंह सब बंद रहते हैं। तो मुझे ये लगता है कि ठीक है, भूख हड़ताल पे बैठना और अपना ध्यान आकर्षित कराना सरकार के प्रति जिम्मेदारी, लेकिन मैं कल्पना करता हूँ और बातें आपको बताना चाहूंगा कि याद करिए जब अन्ना हजारे बैठे थे और अन्ना हजारे 13 दिन तक बैठे थे। 13 दिन में पूरी यूपीए की सरकार सामने आ गई थी, एक एक मंत्री आ गया था प्रधानमंत्री को छोड़ के, सारे दल पहुंच गए थे अन्ना हजारे का अनशन तोड़वाने के लिए। तो वो एक संवेदनशील सरकार थी, उनके अंदर संवेदनाएं थी कि कोई व्यक्ति बुजुर्ग है, कितने दिनों से भूख हड़ताल पे बैठा है। ये निर्दयी लोग, निष्ठुर, कठोर लोग हैं जिनका कोई मतलब नहीं है। ये कोई जिए मरे इस देश के लिए कुछ भी कर जाए, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। मनोज जी, आप इस चीज को स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि आपके नेता 403 विधानसभा में रथ यात्रा पे निकलेंगे? ये आप इस चीज को, खबर को डिनाई कर रहे हैं कि क्या मानने? मेरे हिसाब से तो अगर कोई आधिकारिक रूप से पत्र ऐसा प्राप्त हुआ हो तो मैं उस खबर के बारे में आगे बात करूं। कयासों के बाजार में क्यों जबरदस्ती की बात करूं? रथ यात्रा चलनी कोई समाजवादी पार्टी के लिए नई बात तो है नहीं, हर चुनाव में हमारी रथ यात्रा चलती है, जिसमें कौन सी नई बात है? तो अगर उसमें ये एंगल जोड़ा जा रहा है कि धार्मिक नगरी से शुरू होगा, तो कौन सी धर्म की नगरी में हमारा रथ नहीं चला है, ये हमें बता दीजिए। बनारस में नहीं चला है, अखिलेश जी ने कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला है कि
अखिलेश जी ने कई बार बोला कि सावन में हम केदारेश्वर महादेव मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन करेंगे, उसका मतलब पूरा मंदिर हो जाएगा तो उसमें बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। मंदिर बन रहा है, निर्माणाधीन, उसकी प्रक्रिया धीरे धीरे पूरी हो रही, तो जाहिर सी बात है उसका उद्घाटन तो होगा ही, और सही समय पे होगा। आज आप थोड़े थके लग रहे हैं। नहीं मैं लगता है थका नहीं भाजपा लग रहा के हूँ, लेकिन दुष्प्रचार से आप लोग थक गए हैं। नहीं देखिए, बात दुष्प्रचार की नहीं है पाठक जी। इस इम्पोर्टेंट बात यह है, सावन में बेहतर दिन होते हैं भगवान शिव की प्रार्थना करने का। उससे बेहतर कोई दूसरे दिन नहीं होते, कोई महीना नहीं होता। अगर इसको चुनावी एजेंडे के रूप में देखा जाए, और तो अच्छा, आपको पूजा पाठ को चुनाव के एंगल से नहीं देखते, मतलब पूजा पाठ आप मानते हैं कि आप भगवान की जो पूजा पाठ करते हैं वो आपका व्यक्तिगत मामला है, आप उसका धार्मिक लाभ, उसका चुनावी लाभ लेने से आपको कोई मतलब नहीं। चुनावी लाभ कभी नहीं चाहिए, कभी नहीं चाहिए, कभी नहीं चाहिए। राजनीतिक जो दल होते हैं उनका एक काम होता है कि वो लोग महापुरुषों को याद करते हैं, पॉलिटिकल लोगों को याद करते हैं, उनकी वैचारिकी को याद करते हैं चुनाव के दौरान, और वो सारी चीजें करते हैं। लेकिन अब ये अगर कह दो कि चले हम राम जी का दर्शन चुनाव के लिए कहें, इसके बाद राम जी जब अयोध्या हरा थे तो जय जगन्नाथ कहने लगे, और जय जगन्नाथ कह के जाके उड़ीसा में सरकार बनाने लगे, तो वो ये घटियापन का निशानी, ये कोई बेहतर चुनावी रणनीतिकार के रूप में नहीं हो सकती। मैं तो इतना जानता हूं कि जो भगवान का नाम लेके सरकार बनाता है वो पाप का भागीदारी है, स्पष्ट रूप से मैं बता रहा हूँ। हम लोग तो जवाबदेह बना दिए गए इस देश में, समाजवादी पार्टी को, कांग्रेस को और तमाम सारे राजनीतिक दलों को जवाबदेह बीजेपी ने बना दिया कि तुम राजनीति में भगवान का नाम लाओ, नहीं फिर तुम हिंदू नहीं हो, तुम राष्ट्रवादी नहीं हो। इस तरह का एक जबरदस्ती नैरेटिव बिल्डअप किया गया। अगर काश मीडिया ये इस बात का साथ देता और हड़का के सरकार के प्रवक्ताओं से कहता कि आपकी हैसियत कैसे हो गई इस तरह बात कहने की, संवैधानिक ढांचे में राजनीति का कोई बहुत महत्व नहीं, आस्था आपका निजी नितांत विषय है। अच्छा ये बताइए, आप तो डिनाई कर रहे हैं लेकिन केशव जी का बयान आ गया है, वो कह रहे हैं कि सपा बहादुर अखिलेश यादव अब चाहे रथ यात्रा निकालिए, पदयात्रा निकालिए, साइकिल यात्रा निकालिए, जनता प्रतीकों से नहीं काम और नेतृत्व से फैसला करती है। समाजवादी पार्टी का राजनीतिक आधार लगातार सिमटता जा रहा है और 2047 तक सत्ता के सपने देखते रहिए, आपको सत्ता मिलने नहीं जा रही है। तो चले चाटुकारिता करें उनकी तरह, आरएसएस के ऊपर जाएं, पैरों पर नाक रगड़ें, उनके तलवे चाटें उनकी तरह, आज और कृपा पात्र की भीख मांगे। नहीं, आपको ऐसा लगता है यही करें क्या? नहीं, कम से कम हमारा देखिए, सत्ता 47 तक न मिले, 27 में मिले, 38 में मिले, 37 में मिले, जब भी मिले वो अपनी जगह बात हो सकती है, लेकिन उनकी तरह तलवेगिरी तो नहीं करेंगे। उनकी जगह हम आरएसएस के जाके तेल पानी थोड़ी नहीं लगाएंगे। और सबसे बड़ी बात, पिछड़ों के नेता बने, पिछड़ों के लिए आज पिछड़े का छा भी नहीं कर पाए, आधी छोटी की मात्रा भी नहीं लगा पाया पिछड़ों के लिए। हाँ ठीक है, मौर्य कम्युनिटी के 2-4 लोगों को लाभ दे दिया होगा, वो अपनी जगह बात हो सकती है, बस बात खत्म। उनका अपना मकान, दुकान, घर द्वार, पैसा कौड़ी सब बन गया, उनका व्यापार जम गया, बस इसका मतलब हर मौर्य समाज का थोड़ी नहीं उद्धार हो गया, हर पिछड़े का थोड़ी नहीं उद्धार हो गया। तो इस तरह के नेताओं का, वो उन्होंने कहा कि सपा बहादुर, या अखिलेश जी को कहा, निश्चित तौर पर हम बहादुर लोग हैं, हार के भी लड़ना जानते हैं, लेकिन तुम्हारी तरह थोड़ी नहीं हार के चले जाए, हाथ जोड़ लें, अमित शाह के पैर छू लें कि साहब हमको फिर डीसीएम बना दो, फिर हम कूड़ा कैसे ढोएंगे। वो वाली बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई। इसलिए मैं उनसे कुछ, उनकी पता नहीं राजभर ये सब इन लोगों पे कोई टिप्पणी करने का नहीं बनता, क्योंकि ये इन लोगों के अंदर कोई मर्दांगनी वाली बात नहीं कि मर्द नेता के रूप में नहीं है, हिम्मती और खुद बहादुर नहीं है। अखिलेश जी तो बहादुर ही है, वो कल भी थे, आज भी है, भविष्य में भी रहेंगे। और समाजवादी पार्टी का हर कार्य पूरी ईमानदारी के साथ लोगों के जो पिछड़े वर्ग है उनके आरक्षण, उनके हक अधिकार की बात करती है। उनके यहाँ मुंह सिल के बस सिर्फ जय श्री राम बोल दो, जब कोई गंभीर सवाल पूछो जय श्री राम। अच्छा, एक बड़ी खबर है जिसपे मैं दिन में आपसे बात करना चाह रहे थे, आप बिजी थे। अभी मैं देख रहा हूँ पत्रकार नरेंद्र नाथ, एक बड़े पत्रकार हैं, कई नवभारत टाइम्स वगैरह में रह चुके हैं, उनका मैं ट्वीट पढ़ रहा है, मैं तो बड़ा देख रहा हूँ कि दिन में खबर आई कि आजम खान की यूनिवर्सिटी पे बुलडोजर चलने जा रहा है। मेरा मानना है शिक्षा के मंदिर पे किसी भी हाल में बुलडोजर नहीं चलना चाहिए, मेरा व्यक्तिगत मानना है। लेकिन अब ये लिख रहे हैं कि टीवी मीडिया का रवैया देखिए, एक टीवी चैनल इसका जश्न मना रहा था, हेडिंग एक साथ, आजम का जौहर तैयार है बुलडोजर।
कि आजम खान ने कौन सा गुनाह कर दिया भाई यूनिवर्सिटी बना के, पहला सवाल। दूसरा सवाल कि हाँ बोले, पहले इसका जवाब दे देखिए, दीजिए। अनपढ़ रहेगा इंडिया तभी तो बीजेपी आरएसएस का बढ़ेगा कुनबा। अगर उत्तर प्रदेश के लोग पढ़े लिखेंगे नहीं, जाहिल रह जाएंगे, तभी तो बीजेपी के लोगों की अंधभक्तों की बात अंधभक्त बन के सुन पाएंगे। अगर किसी का बच्चा पढ़ गया, इंटर पास हो गया, ग्रेजुएशन कर लिया, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, पीएचडी कर लिया, तो उसको नौकरी चाहिए ना। सरकार नौकरी देना नहीं चाहती, देना भी चाहती है तो मुख्यमंत्री जी के सजातियों तक ही नौकरी शुरू होती, वहीं खत्म हो जाती, वहीं पोस्टिंग शुरू होती, वहीं कर खत्म रहे हो हैं। जाती। आज ही सोशल मीडिया में चल रहा है कि अभी जो उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती का रिजल्ट आया है उसमें 11% यादवों का सिलेक्शन हुआ है, और आप कह रहे हैं कि सजातियों को सिर्फ नौकरी दे रहे हैं। आप क्या बात कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड की दरोगा भर्ती परीक्षा का परिणाम आया है, उसमें दावा किया जा रहा है 11% तो अकेले यादव जी लोग सिलेक्ट हुए हैं, और आप कह रहे हैं कि सिर्फ ठकुरों को नौकरी दी जा रही है। नहीं, 11% यादव कहाँ से? हाँ, अरे इस तरह तो सिपाही में तो लगभग 17-18 हजार 60 हजार में हो गए थे। आपको कम पता है। अगर ये हमारी सरकार होती 20,000। हाँ, अगर मैं कह रहा हूं कि अगर यही हमारी सरकार होती और दरोगा भर्ती में 11% यादव भर्ती हो जाते तो क्या कहा जाता? क्या कहा जाता? नहीं, आपकी सरकार पे तो एक साहब आरोप लगाए थे कि 56 में 86 आप लोग एसडीएम यादव भर लिए थे, वो आज तक डिटेल तो मिली ही नहीं। पे हैं? वो तो डिटेल मैं ही पूछ रहा हूँ। देखो, पता नहीं क्यों प्रभु श्री राम इन लोगों को अयोध्या सिर्फ हरा के शांत कर दिए। मुझे लगता है गोरखपुर की भी सारी सीटें बाहरनी चाहिए। इतना कोई झूठ नहीं बोलता है, और खासकर किसी मठ का मठाधीश होके, महंत होके, ईश्वर की आराधना करके इतना झूठ। राजनीति में ठीक है, एक नैरेटिव बिल्डअप किया जाता है, लेकिन उतनी बात तक नैरेटिव बिल्डअप किया जाती है जो बातों पे आंकड़े ना हो पाठक। जहां बात आंकड़ों की हो, जहां पे बात संख्या की हो, वहां पे हम नैरेटिव नहीं बिल्डअप कर सकते हैं, वहां पे आपको संख्या बतानी पड़ती है। तो अब 86 में 56 या कह लो, 46 में 56 कह लो, जो भी माननीय मुख्यमंत्री जी को सूट करता हो, तो रिजल्ट कहाँ है? शर्म आती है कि नहीं? मुख्यमंत्री जी रात को सोते होंगे तो ये सोचते होंगे ना कि मैं उत्तर प्रदेश का पिछले 9 साल से ज्यादा समय से मुख्यमंत्री हूँ और मैं सदन में झूठ बोलता हूँ, तो ऑन रिकॉर्ड हो गया, उसको कोई कार्रवाई थोड़ी नहीं निकाल पाएगा। और कार्रवाई से अगर निकल भी जाएगा तो उसमें एक बात तो निर्धारित हो गई कि मुख्यमंत्री जी ने बयान दिया कि इस तरह समाजवादी पार्टी के शासनकाल में भर्तियां हुई। कहाँ है वो भर्तियों के रिजल्ट? कहाँ है? इसको कहते हैं मुख्यमंत्री पद की गरिमा को गिराना, अपनी गरिमा को गिराना, अपनी जिह्वा पे राम का नाम लेके इस तरह झूठ बोलना। ये शायद भाजपा के लोग ही कर सकते हैं, बाकी लोग नहीं कर पाएंगे। जी नहीं तो जौहर वाले मामले पर आप लोग का क्या रिएक्शन है? जौहर यूनिवर्सिटी पे नहीं, रिएक्शन क्या? बुलडोजर चल गया? नहीं चल गया? क्या किया? बुलडोजर तो नहीं चला। मैंने एक सुबह बयान दिया था, न्यूज़ 24 को मेरा बयान गया, तो मैंने ये बात कही थी कि आज चला लो आप बुलडोजर, आजम साहब के घर पे चला लो, स्कूल में चला लो, यूनिवर्सिटी में चला लो, जिस तरह भी जो कार्रवाई करनी है, उनको जेल भेज लो, उनकी पत्नी को जेल भेज लो, उनके बेटे को जेल भेज लो, उनके जो और रिलेटिव है उनके ऊपर मुकदमे कर लो, उनके जानने वालों पे मुकदमे कर लो। जब 27 में सरकार बदलेगी तो पाठक जी मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ, शिक्षा के मंदिर पे जो बुलडोजर चलाते हैं वो विरोधी है इस देश में, प्रदेश में पिछड़े दलित अल्पसंख्यक के बच्चों की शिक्षा के। और बीजेपी आरएसएस पे तो ठप्पा लगा है कि बीजेपी आरएसएस के लोग शिक्षा को महंगा करना चाहते हैं, शिक्षा को कुछ सीमित लोगों तक करना चाहते हैं। जो राजतंत्र में व्यवस्था थी कि राजा जिसको परमिट करेगा वही लोग पढ़ेंगे लिखेंगे, बाकी अनपढ़ रहेंगे, बाकी काम करेंगे राजा के, जो भी नियति होगी राजा का जो सिस्टम होगा। एक सिंपल सी बात कहता हूं, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि मैंने जो सर्वे किया है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा बीजेपी के लोगों के पास स्कूल है, कॉलेजेस है, इंस्टीट्यूट है, मेडिकल कॉलेज, पीएचडी, सब कुछ है। तो जिस दिन हमारे पास सरकार होगी उस दिन वहां भी बुलडोजर ऐसे ही चलेंगे। 3800 कमरों पे बुलडोजर चलेंगे। अरे भाई फिर वही बात, शिक्षा के मंदिर बुलडोजर क्यों चलेगा भाई?
इसलिए चलेगा कि आप अगर अनावश्यक हमारा गलत गिराओगे तो आपका जो गलत नहीं, बना एक होगा वो तरफ तो गिरेगा। आप पीडीएस स्कूल खोल रहे हैं कि प्राइमरी स्कूल बंद देखिए, होगा तो हम पीडीएस स्कूल सुनिए खोलेंगे। सुनिए आप तो सुनिए, कहते हैं कि मुफ्त शिक्षा आपके नेता करें, हम सबको मुफ्त शिक्षा देंगे, प्राइमरी स्कूल बहुत लाजवाब बनाएंगे और सबको मुफ्त शिक्षा देंगे, मुफ्त स्वास्थ्य देंगे, और आप कह रहे हैं बुलडोजर चलाएंगे वो भी स्कूल पे। ये तो बुलडोजर एक्सेप्टेबल वहां नहीं पे, है। पाठक जी वहां बुलडोजर चलेगा जहां मोटी मोटी फीस ली जाती है, जहां एजुकेशन को बिजनेस बना दिया तो गया है, बच्चे वहां कहाँ बुलडोजर जाएंगे? वो चलेंगे। बच्चे जो एडमिशन लिए वो कहाँ हाँ, जाएंगे सर? सरकारी तंत्र में जाएंगे बच्चे, सब सरकारी पढ़ेंगे। तो आपको लगता है आजम साहब की यूनिवर्सिटी गिरने के बाद समाजवादी पार्टी के लोग शांत रहेंगे? शांत रहेंगे? और जो आप फिर वही बात, आप तो वही बात करने जा रहे हैं, प्राइवेट स्कूल में जो नौकरी कर रहे लोग कहाँ जाएंगे? इतने बेरोजगार हो जाएंगे, वो और क्या जहां सरकारी मर्जी नौकरी दे वहां देंगे आप? जाएंगे। नहीं तो आप, नहीं नहीं, हम गलत, सही करें तो हमारा गलत हो तो तुम गलत करो, तुम्हारा हम ना करें कुछ। इसी बात का तो घमंड हो गया ना भाजपाइयों को, तो आप भी वही आरएसएस को काम इसी करेंगे बात तो का आप में घमंड है। उनके में अंतर क्या है भाई? हाँ, आप जो गलती वो कर रहे हैं वही आप भी करोगे, तो आप में उनके में गलती, अंतर क्या रह गया? समाजवादी पार्टी शिक्षा की नई ज्योति जलाने जा रही है। सरकारी तो स्कूलों को, सरकारी कॉलेजों को, सरकारी डिग्री कॉलेजों को, सरकारी मास्टर डिग्री वाले यूनिवर्सिटीज को बहुत मजबूत करेगी। कौन सी यूनिवर्सिटी बनवा दी है बीजेपी ने अब तक 10 सालों में? कोई बनवाई क्या? समाजवादी पार्टी के शासनकाल में सिद्धार्थ नगर में यूनिवर्सिटी बनी। आपको पता है, नहीं पता है? बनी कि नहीं नहीं बनी? बताइए ना। कितने डिग्री कॉलेज बने? कितने डिग्री कॉलेज बनाए गए? कितने मेडिकल कॉलेज बनाए गए? अरे कितने आंकड़ा स्वास्थ्य से आंकड़ा रखिए संबंधित ना। चीजों को? नहीं, मैं डिग्री कह रहा मेडिकल हूं। कॉलेज, मेडिकल कॉलेज तो बने थे। हम्म। मेडिकल कॉलेज तो बना था, तो, कन्नौज में तो बना क्या था, उरई यूनिवर्सिटी बना नहीं था, बनी? जौनपुर। हाँ। यूनिवर्सिटी नहीं बनी? हम्म। बदायूं में बना, फिरोजाबाद हम्म। में बना, हम्म। आज जौनपुर में बना, हम्म। अंबेडकर नगर में बना, ये सरकारी आजमगढ़ मेडिकल में। कॉलेज की बात कर रहे हैं कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की बात कर रहे हैं आप? कौन सा प्राइवेट बना है, आप ये बताइए मुझे। अरे मैं प्राइवेट पूछ रहा हूँ कहाँ आपसे बना? ना। नहीं, हमने प्राइवेट कहाँ बनाया? वो तो इन्होंने आगरा में ही अकेले 2700 प्राइवेट नर्सिंग होम खुलवा दिए हैं। आगरा में ही बीजेपी की सरकार ने 2700 नर्सिंग होम खुलवा दिए हैं, आगरा जैसे महानगर में, नगर में। तो आप सोचिए, कल्पना करिए कि क्या कर रही है बीजेपी। तो इनके लोग शिक्षा का माफिया तंत्र चलाएंगे और समाजवादी पार्टी खामोश रहेगी। मुख्यमंत्री जी आज जिस भी मंशा से जो करना है कर ले, कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि वो हम्म। कानून को मानते नहीं है, लेकिन अगर न्यायपालिका को भी जेब आप में भी रखते आके हैं। बुलडोजर चलाएंगे तो सर ये गलत बात है ना। बुलडोजर से तो जनता त्रस्त है, बुलडोजर से न्याय तो नहीं मिलता है भाई। कोई अवैध बिल्डिंग है तो उस पर बुलडोजर चलाइए। तो बीजेपी के लोगों को कब्जा। शिक्षा के मंदिर को गिराने वाले मुख्यमंत्री जी का विरोध करना चाहिए कि एजुकेशन पे काहे के लिए बुलडोजर? हाँ। नहीं नहीं, अब तो कई एजुकेशन पे पत्रकार हैं क्यों जो कि बुलडोजर? भाजपा के बहुत भक्त माने जाते हैं, उन्होंने भी कहा कि नहीं भाई, इस पे उसमें शिक्षा बहुत के मुद्दे छोटी, बुलडोजर एक नहीं बहुत चलेगी। छोटी सी बात है। आपको लगता हाँ। है कि उसमें अनुमति नहीं हुई है, तो उसमें हम्म। बहुत सारे सरकारी रूल रेगुलेशन है, उन पे आप उसका देख लीजिए, निकाल लीजिए, जो उस पे नक्शा बनाने पे जो खर्चा आ रहा हो, उसको खर्चा, फीस, जुर्माना हम्म। लगा के जमा करा दीजिए, बात खत्म हो गई। अच्छा, हम्म। सब ध्वस्त कर दोगे तो फिर जब सबका ध्वस्त होगा तो आपका आपका आने वाले समय में आपका ध्वस्त होगा, बात खत्म हो गई। आप किस किस एक किस पे सेगमेंट इशारा कर, हमारी तरफ आप से किस भी पे रहेगा। इशारा कर रहे हैं? आप किस यूनिवर्सिटी पे इशारा कर रहे हैं? हम किसी यूनिवर्सिटी पे नहीं, एक मठ है, मठ के भी 50 विद्यालय हैं, तो देखा जाएगा प्रति भूमि कहाँ कहाँ है। उसकी भी बाउंड्री जो टेढ़ी होगी वो सीधी हो जाएगी, क्यों परेशान है? 50 से ज्यादा स्कूल, डिग्री कॉलेज और इंटर कॉलेज हैं। लेकिन सर फिर वही बात, उसमें उसमें आज आजम की यूनिवर्सिटी के लिए बुलडोजर चलाने की बात हुई कि जो कई हजार छात्र छात्राएं पढ़ रहे हैं, उनके उनके ऊपर क्या बीत रही होगी? मुझे ये अरे उम्मीद नहीं थी इनको कोई आपसे नहीं सर। देखो, एक गाना बहुत पहले आपने एक फूल दो माली वाला सुना नहीं होगा, नहीं, ये बताइए सर, औलाद मेरे वालों समझ में नहीं फूलों आया। को। पिछले साल प्राइमरी स्कूल बंद हो रहा था तो आपके कार्यकर्ताओं ने जगह जगह पे पीटीए स्कूल खोले। और आप कह देखिए रहे हैं कि भाई जो पाठक गलती जी, वो भाजपा। सिर्फ सिंबॉलिक रूप से था। वो एक हम्म। सिंबॉलिक रूप से पीडीए स्कूल खोलने की बात थी कि अगर सरकार स्कूल बंद कर रही है तो हम लोगों को पढ़ाएंगे, हम लोगों को शिक्षित करेंगे, हमारी सरकार बनेगी, हम और अच्छे कॉलेज स्कूल खोलेंगे। लेकिन मैं इंपॉर्टेंट बात आपसे कह रहा हूं, हम्म।
कि अगर मौजूदा सरकार एजुकेशन के सिस्टम को ध्वस्त कर रही है तो समाजवादी पार्टी इस बात को पूरे ध्यान में रखते हुए आज अगर आप गरीब की शिक्षा को बंद करोगे तो कल आपके भी कॉलेजेस हैं, वहां भी वही स्थितियां बनेंगी। पूरी बिल्कुल स्पष्ट बात है, इसमें ना तो कोई ऐसी बात है कि हम आप लोग जब इस विरोधी तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं तो कहते हैं कि समाजवादी पार्टी जो आएगी गुंडई करेगी। इससे फिर आप लोग उसी ट्रैप में आ जाते हैं। आपको क्या लगता है कि हम उनका जुल्म जाति बर्दाश्त करते रहे, कुछ बोले भी ना? जुल्म जाति बर्दाश्त मत कीजिए, लेकिन अगर आपको सत्ता मिलती है तो आप उसका आप ऊर्जा लगाइए, प्रदेश के विकास में लगाइए। अखिलेश जी तो बड़े पॉजिटिव आदमी है, कहते हैं मैं नकारात्मक राजनीति नहीं करता हूं। मैं मानता हूं कि नकारात्मक राजनीति नहीं करते हैं वो तो सबको जोड़ के साथ चलने की बात करते हैं। इसीलिए जनता ने 2024 में उनको उत्तर प्रदेश में लोकसभा में जिताया। तो आप जो हमारे लोगों के साथ नाइंसाफी हो रही, उसका इंसाफ कैसे होगा? अरे उसका इंसाफ करने के लिए जो दोषी है, जो भाई हमारे एक पत्रकार साथी का घर गिरा दिया गया गोरखपुर में, पंकज टिबरीवाल का, तो वो चले गए सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने उनको हर्जाना दिलवाया 25 लाख रुपया, एफआईआर कराई अधिकारियों के ऊपर। तो उसका तरीका तो ये है। अब जैसे बात हो रही है रामपुर वाली, तो रामपुर में हर आदमी कह रहा है कि भैया जब वहां पे रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी थी ही नहीं, वो जिला पंचायत थी, आप क्या कर सकते हो भाई? आप ज्यादा से ज्यादा क्या करो कि भैया उसका एक आप कह दो कि भैया इसका हम सर्वे कर ले रहे नक्शे के हिसाब से, जो थोड़ा बहुत चेंज करना कर लो, और जो पेनाल्टी बनती पेनाल्टी ले लो। भाई जब रामपुर उत्तर प्रदेश में जब आजम खान साहब मंत्री थे तो उनका जलवा मुख्यमंत्री से कम नहीं था। जैसे उन्होंने 3 बिल्डिंगों की जिला पंचायत अध्यक्ष से ली थी सिफारिश, तो सारों की ले सकते थे। मुझे लगता है किसी ने लापरवाही की, उसने ध्यान नहीं दिया। बाकी तो देखिए पाठक जी, कोई लापरवाही वाली कोई बात नहीं है। देखिए निकालने पे आ जाओ तो उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री जिस घर में रहते हैं, आप आजम की यूनिवर्सिटी पर अगर बुलडोजर चलेगा तो सर उसमें बहुतों का आप फिर वही बात है, बुलडोजर किसी शिक्षा के मंदिर पे नहीं चले, ना किसी के मकान पे चलना चाहिए। अखिलेश यादव कहते हैं किसी को, तब आप मुझसे बताइएगा। जब बीजेपी की सरकार के द्वारा समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय आजम साहब के यूनिवर्सिटी पे बुलडोजर नहीं चलेगा, तब बताइएगा। अभी क्या बताया जाए? अभी क्या बताया? लेकिन आज अगर अब चलेगा तो फिर चलेगा इन पे भी। लेकिन मैं आज उनकी पत्नी अपने नेता से चाहे मुझे लड़ाई लड़ना पड़ जाए, चलेगा इनके भी। जितने नेता यूनिवर्सिटी खोले बैठे हैं, जितने नेता मेडिकल कॉलेज खोले बैठे हैं, जितने लोगों की है, सबको मालूम। फिर चाहे सरकार में कुछ मिले ना मिले, लेकिन अपने नेता से इस बात की लड़ाई जरूर होगी कि बीजेपी वालों पे भी बुलडोजर चलना चाहिए। और कोई जायज नहीं, नाजायज जहां बना वहां चलना चाहिए। हम कोई नाजायज थोड़ी नहीं बुलडोजर चलाने जा रहे हैं, किसी की जायज बना है और उस पर नाजायज तरीके से हम बुलडोजर चला रहे हैं। लेकिन इतना हमको मालूम है कि जो नाजायज होगा, अगर ये जुल्म जाति बंद रही हो, तो पाठक जी फिर जुल्म जाति का जवाब न्यायपूर्ण तरीके से किया जाएगा। ये बात भी मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। इसको धमकी न माना जाए, इसको संदेश माना जाए कि समाजवादी पार्टी की तरफ से एक संदेश है। मैं दब के राजनीति करने पे विश्वास नहीं करता। अच्छा ये बताइए, ये आज आजम की पत्नी का तेवर देख के मुझे लगा कि आजम का परिवार एकदम डरता नहीं है भाई साहब। जब खबर आई उनको कि नोटिस पहुंची है तो पहुंच गई कैंपस में। उन्होंने पुलिस वालों से कहा कि भैया 15 दिन का समय है, ये लोग हमारे कैंपस के अंदर क्या कर रहे हैं, उनको भगा दिया उन्होंने। देखिए कोई नहीं डरता है, समाजवादी पार्टी का कोई व्यक्ति नहीं डरता है। जबकि वो उनको 1.5 साल तक जेल में रखा गया, लेकिन मैं उनका देख रहा था कि इस उम्र में उम्र दराज महिला है। मैं आपको एक लाइन कहता हूं कि इस देश में जब जुल्म और जाति की कोई किताब लिखी जाएगी तो उसमें आजम साहब का पहला चैप्टर होगा। और ये लिखा जाएगा कि एक राजनेता जिसने बड़े सलीके से राजनीति की, मुंह तोड़ जवाब दिया, बेबाकी से राजनीति की, और संघर्ष करके एक छोटे से परिवार से उठ के वहां के लोगों को राजनीति में पिछाड़ के राजनीति की,
उस आदमी के साथ एक ऐसा मुख्यमंत्री आए जिन्होंने सिर्फ जुल्म किया, उसके अलावा और कुछ नहीं किया। ये दुर्भाग्यपूर्ण था, दुर्भाग्यपूर्ण है। और उस किताब में ये लिखा जाएगा कि सिर्फ दोष इतना था कि उन्होंने रामपुर को सजा दिया, रामपुर को संवार दिया और रामपुर के गरीब बच्चों के लिए एजुकेशन और यानी कि शिक्षा का मंदिर खोल दिया। सिर्फ जुर्म इतना था और दूसरा कोई जुर्म नहीं था। आजम साहब ने किसी के साथ कोई गलत काम तो किया नहीं था। आजम साहब ने किसी को गोली तो मारी नहीं थी। आजम साहब ने किसी के साथ इस तरह तो जुल्म किया नहीं था कि उसका घर को लूट लिया। लेकिन जिस तरह के आरोप बीजेपी के लोगों ने लगाए, और वो एक आकाश लाला है, आकाश लाला विधायक सदर। चलो ऊपर वाला देखेगा, आगे हम कुछ नहीं कहेंगे ना, फिर आप फिर अभी सवाल करेंगे कि मनोज यादव धमकी देता है। नहीं भाई, ये भाई मेरा ये मानना है कि आपके नेता हमेशा कहते हैं कि मैंने देखा है कि अखिलेश यादव कहते हैं कि हमको समाज को, सबको साथ को जोड़ना है, जोड़ के चलना है। लेकिन अगर बदले की भावना आप लोग रखेंगे तब तो ये अच्छी बात नहीं है ना, फिर तो यही होगा। पाठक जी कितने प्यार से आप कह देते हैं, हाँ क्या, कितने प्यार से आप कह देते हैं कि बदले की भावना से। आप सोचो, एक परिवार को पिछले 10 साल से लगभग 8-9 साल हो गया, उस परिवार को कितना तबाह किया गया, आप कल्पना करो। क्या वो 400 BC नहीं थी? सिद्धार्थ नगर का वो इनका मंत्री था द्विवेदी, उसने अपने भाई को 400 BC से नौकरी दिलाई थी, ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बना के। वो 400 BC नहीं थी। कौन? वो द्विवेदी चला गया जेल, कि उसका भाई चला गया, कि उसकी बीवी चली गई? कौन चला गया? या अधिकारी चला गया जिसने उनका ईडब्ल्यूएस का बनाया था सर्टिफिकेट? इस्तीफा हो गया, बस न्याय हो गया। सर मानी चाहिए, थूकता हूं हाँ, तो ऐसे लोगों पे आप कार्रवाई कीजिएगा, मैं आपका खुलकर समर्थन करूंगा। क्या लगता है? आपको क्या लगता है ऐसे लोगों पर जिन्होंने जनता करेंगे? मैं जिस तरह से आजम खान को जिन अपराधों में फंसाया गया, मतलब कमाल है साहब। इतना मैं आजम खान को थोड़ा बहुत जानता हूं सर, वो शख्स बड़ा खुददार है। वो क्या उसने, मतलब उसकी गलती आई है कि उसने गरीबों को लिए एक अच्छी यूनिवर्सिटी खोलने का फैसला किया। मुझे लगता है वही है उसका अपराध, वही उसका अपराध है। और वो मोदी साहब के आगे झुके, मोदी साहब के आगे झुके नहीं, मोदी साहब के आगे झुके नहीं, मोदी साहब के आगे झुके होते तो। हाँ, अंदर की बात बता दे रहा हूं और आपके दर्शकों को सुनना चाहिए। बीजेपी 7 खून माफ कर सकती है, बीजेपी 7 खून माफ कर सकती है, लेकिन बीजेपी इस देश में अगर किसी मंत्री, मुख्यमंत्री द्वारा शिक्षा के, एजुकेशन को बेहतर बनाने का प्रयास किया जाएगा, गरीब गुरबा को पढ़ाने की बात की जाएगी, लोगों को साक्षर बनाकर उनको बेहतर भविष्य की बात की जाएगी, बीजेपी आरएसएस के लोग उसको छोड़ेंगे नहीं। ये बात मेरी याद रखिएगा। ओम प्रकाश चौटाला ने यूनिवर्सिटी बनाई, एजुकेशन के सिस्टम को मजबूत किया, जेल गए। लालू प्रसाद यादव ने चरवाहा विश्वविद्यालय बनाया, गरीब गुरबा के बच्चों को पढ़ाने की व्यवस्था करी, सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी, उनको भी जेल भेजा। आजम साहब ने सस्ती यूनिवर्सिटी बनाई कि सस्ते कम पैसे में लोग पढ़ ले। तो क्या किया? क्या किया? लेकिन जिस मीडिया की आप लोग आलोचना करते हो, मीडिया के तमाम पत्रकार खुलकर लिख रहे हैं। एक आशुतोष मिश्रा तो अच्छा पत्रकार है, युवा है आज तक का, उसने भी लिखा है यह यूपी शिक्षा संस्थान तोड़ने की बजाय उसे टेक ओवर कर लेते या नाम बदल देते। एक मतलब वो भी हो सकता, नाम से ऐतराज हो तो नाम बदल दो भैया, इन भवनों को क्लासरूम में बदलकर कॉलेज शुरू कर देते, कितने बच्चों का भला हो जाता है। यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर कौन चलाता है भाई साहब? मुझे लगता है कि रामपुर के आप इतना भाजपा सरकार को लेके पॉजिटिव कैसे हो सकता है? मैं पॉजिटिव कहां से हूं? मैं कहां से पॉजिटिव हूं? मैं तो तब से लगातार डिबेट पे डिबेट किया जा रहा हूं। मेरा ये तीसरा शो है। मैं कह क्या रहा हूं, बीजेपी के लोग शिक्षा के मंदिर को बिल्कुल नहीं समझते हैं। वो दान वाला मंदिर बनाना चाहते हैं, जहां पे चढ़ावा चोरी कर सके, जहां चंदा चोरी कर सके, जहां प्रभु के हीरे जवाहरात को चोरी कर सके। अमरीश पुरी की पिक्चरें देखिए ना, हर तीसरी पिक्चर में अमरीश पुरी भगवान की मूर्ति चुराता था। वो अमरीश पुरी रियल में आरएसएस और बीजेपी के लोग हैं। वो पिक्चर तो बनाई जाती थी, एक कहानी दिखाई जाती थी। वो जमींदार जो है, वो जमींदार जो मंदिर की मूर्ति
सोने की चुरा के ले जाता था, मुकुट चुरा के ले जाता था, वो जमींदार, वो आरएसएस और बीजेपी के लोग। आप कर उन्हें यात्रा नहीं शिक्षा, निकल रही है। हाँ, वो एक बड़ा शिक्षा के मंदिर को नहीं बनाना चाहते हैं, वो मंदिर बनाना चाहते हैं जहां से वो चंदा चढ़ावा चोरी कर सके। यही हकीकत है बीजेपी का, यही हकीकत है। आपके नेता ने टिप्पणी कुछ और की है। आपके नेता ने कहा है कि भाजपा को शिक्षा में भी सांप्रदायिकता नजर आती है। शिक्षा, शिक्षक, शिक्षार्थी और शिक्षा के बाद मिलने वाली नौकरी भाजपा के एजेंडे में है ही नहीं। भाजपा अपने बात तो शिक्षक वही मैं भी संघ कह रहा हूँ, बात तो मैं भी अपने नेता की लाइन पे कह रहा हूँ ना। बीजेपी थोड़ी नहीं चाहती कोई एजुकेटेड हो जाए, पढ़ जाए, पीएचडी कर ले और उसको नौकरी मिल जाए, उसका अच्छे से जीवन यापन हो। बीजेपी ये नहीं चाहती। ये शिक्षा के विरोधी लोग हैं। ये शिक्षा चुनिंदा मुट्ठी भर लोगों को शिक्षित देखना चाहते हैं, जो इनके लोग। आज चले जाओ आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में, देखो कैसे कैसे आरएसएस के लोगों को फर्जी डिग्री, डिप्लोमा बना के वहां प्रोफेसर बनाया गया है। क्या पढ़ा रहे हैं, क्या नफरत फैला रहे हैं। एक आदमी कोई ऐसा है उत्तर प्रदेश में कम है। किसको भरा जा रहा है, प्रोफेसर बनाया जा रहा है। ये किसी से बातें छिपी नहीं है। जो बीजेपी आरएसएस कर रहे हैं, इसका खामियाजा बीजेपी आरएसएस को और बीजेपी और आरएसएस की पीढ़ियों को आने वाले समय में भुगतना पड़ेगा। ये बात याद रखिएगा, भुगतना पड़ेगा। इतना जुल्म कभी किसी ने नहीं किया है किसी के ऊपर, चाहे उसका एक छत्र राज रहा हो, चाहे उसी के उगते सूरज से रोशनी रही हो, लेकिन इतना जुल्म किसी ने नहीं किया। इतना जुल्म करके कोई सो भी नहीं पाएगा। मुख्यमंत्री जी तो औलाद वाले हैं नहीं, उन्हें क्या फर्क पड़ता है कि बच्चा शिक्षित रह जाएगा कि अशिक्षित रह जाएगा, क्या फर्क पड़ता है। ये तो आप डिम्पल यादव का बयान दोहरा रहे हैं। नहीं, बिल्कुल वही बात है। आज डिम्पल जी ने जो बोला है, जो औलाद वाला होगा वो औलादों का दर्द समझेगा। बिल्कुल, जिसकी औलाद है, जिसको अपने बच्चे को आगे बढ़ाना है, डॉक्टर इंजीनियर बनाना है, वही तो समझेगा। वही पेपर लीक की वजह से परेशान छात्रों का दर्द समझेगा, वही नौकरी में घोटाले का दर्द समझेगा। लेकिन मनोज जी, सवाल ये उठता है कि आपकी सरकार में यादव पे यादव भर्ती होता था, अभी भी कैसे, कौन सी सेटिंग है आप लोग की? अभी भी यादव भर्ती हो जा रहे हैं। नंबर ज्यादा है पाठक जी, नंबर ज्यादा कि मतलब नंबर ज्यादा है। उत्तर प्रदेश में टोटल आबादी का लगभग 11% से ज्यादा की आबादी यादवों की है। ये दरोगा में आपने 11% की बात करी है ना, कि टोटल दावा किया जा रहा है, जो ये दावा किया जा रहा है, मुझे नहीं दावा किया जा रहा है कुछ। तो 11% से ज्यादा ही आबादी है उत्तर प्रदेश में यादवों की। और यादव तो फोर्स के लिए ही पैदा होता है ना, पुलिस के लिए, मिलिट्री के लिए, बीएसएफ के लिए, एसएसबी के लिए, जितनी भी फोर्सेज हैं, सेंट्रल फोर्सेज, सब के लिए ही तो उसका जन्म होता है। मार्शल कौन है आपको मालूम है, रगों में युद्ध लड़ने का कौशल है। एक स्टेटमेंट आ गया है, एक आचार्य प्रमोद है, पहले बहुत बड़े सोनिया और प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के करीबी हुआ करते थे, अब आजकल भाजपाई हो गए हैं। कमाल है साहब, मुझे लग रहा कि चुनाव को हिंदू बनाम मुस्लिम करना चाहती है भाजपा। ये कह रहा रथ यात्रा की बजाय हज यात्रा निकालना चाहिए। क्यों? हज यात्रा में कुकर्म थोड़ी नहीं होता। देखिए आप फंस जाएंगे। क्या वो कह रहे रथ यात्रा की बजाय हज यात्रा निकालनी चाहिए आपको, आपकी, क्योंकि मैं कह रहा हूं कि हज यात्रा में कोई गलत काम नहीं होते हैं। वो तो हज यात्रा भी ऊपर वाले को याद करने का और सवाब पाने की यात्रा, उसमें कौन सी बुराई है? क्या फंस जाऊंगा मैं? पाठक जी, मेरे मुंह से वही बात निकलती जो सही है। हज यात्रा मतलब क्या हुआ? लेकिन एक चीज तो है, आप लोग एक चीज नहीं समझ पाए, बीजेपी ने 2 दिनों से नैरेटिव बदल दिया है। तो क्या कहें?
अब आप लोग, अब राम मंदिर चंदा चोरी बात नहीं हो रही पाठक जी डर डर के राजनीति नहीं करेंगे, बात बिल्कुल साफ। अरे तो एसआईटी की डर डर रिपोर्ट के कहाँ गई? राजनीति नहीं आपको करेंगे। पूछा आपने कि भैया एक 15 दिन का एक्सटेंशन मिला था, 15 जुलाई बीत की, एसआईटी फाइनल रिपोर्ट कहाँ है? आपने पूछा सरकार आएगी, से? अरे रिपोर्ट एसआईटी आएगी, अब सदन शुरू होने वाला है, काहे परेशान है? आपको क्या लगता है सदन में क्या बात चूड़ी है? मजा न देगी, कंगन मजा न देगी वाला गाना गाया जाएगा क्या? आज कौन सी आपको एसआईटी की लगता है रिपोर्ट क्या? सर, कौन सी एसआईटी की रिपोर्ट आज तक पेश की उत्तर धज्जियां प्रदेश उड़ा सरकार दी ने? जाएंगी इस बार, धज्जियां उड़ा दी जाएंगी, हाँ, चाहे वो लोकसभा में कि लोकसभा विधानसभा? हो, हाँ। लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, दोनों जगहों पे समाजवादी पार्टी मुंहतोड़ जवाब देगी। और सरकार का जो एजेंडा चल रहा है ना, उस एजेंडे का पर्दाफाश होगा। आप परेशान मत होइए कि सरकार मनमानी घर जानी कर लेगी, इंतजार करिए थोड़ा सा। सड़क पे जवाब नहीं चाहिए, अब सदन में जवाब चाहिए। और फिर देखते हैं कितनी बेशर्मी दिखाती है भाजपा। चढ़ावा चोरों पे आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी खामोश बैठेगी? प्रधानमंत्री जी से सवाल होगा, गृह मंत्री जी से सवाल होगा, रक्षा मंत्री से सवाल होगा, उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी से सवाल होगा, कोई बचेगा नहीं। इस चक्कर में मत रहिएगा पाठक जी कि समाजवादी पार्टी खामोश बैठेगी। इंतजार करिए, थोड़ा सा इंतजार करिए। तो ये कई लोग लिख रहे हैं सोशल मीडिया पे कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव को धरने में बैठना चाहिए यूनिवर्सिटी को बचाने के लिए। ठीक है, उनका धन्यवाद, तो उन्होंने सजेशन दिया, उनका बहुत बहुत आभार। समाजवादी पार्टी तय करेगी कि क्या करना है, हमारे नेता तय करेंगे, सब लोग मिलकर तय करेंगे कैसे बचाना है, क्या करना है। कोई बैठेगा तो नहीं, जब आग लगेगी तो निश्चित तौर पे हर कोई उस आग को बुझाने का ही प्रयास करेगा, कोई पेट्रोल तो नहीं डालेगा, भैया हमारे वो से वाले हैं भी नहीं। ओवैसी साहब की पार्टी के वारिस पठान जी कह रहे हैं कि भैया चूंकि अगर किसी यादव की यूनिवर्सिटी होती तो समाजवादी पार्टी के लोग अब तक सड़क पर उतर गए होते। मेरे ख्याल से आजम साहब की यूनिवर्सिटी पे इसीलिए कार्रवाई की जा रही है कि ये नैरेटिव बिल्डअप किया जा सके। उधर वैसी बोलेंगे, वैसी के प्रवक्ता बोलेंगे कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, और अभी कल को यूनिवर्सिटी के सामने खड़े हो जाएं 2000 आदमी, तो यही मीडिया, सोशल मीडिया बीजेपी की सरकार की कहेगी कि देखिए मुस्लिम परिस्थिति के लिए। अरे कानूनी कार्रवाई करोगे तो हम कानूनी रास्ते से लड़ेंगे ना। अच्छा, आप कानूनी इनके रास्ते से ट्रैप में नहीं लड़ेंगे। आने वाले, आप इनको कोर्ट में घसीटोगे। परेशान मत होइए, थोड़ा इंतजार करिए, पत्ते नहीं चीजों का खोलने हैं, इंतजार पत्ते। करिए। आपको लग रहा है ये सब ट्रैप बनाया जा रहा है, ये इसीलिए दोनों आपका सगे भाई ट्रैप बनवा रहे हैं, सगे भाई, एक उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री और एक जो सगे भाई हैदराबाद में बैठते हैं, दोनों सगे भाई हैं। वो चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी को वो गोल गोल घुमा के उत्तर प्रदेश की जनता को भरमा लेंगे। अरे इस गफलत में मत रहिए। समाजवादी पार्टी ने अपनी सारी चीजों को मजबूती के साथ ही कंप्लीट किया। मैं तो इशारा भी कर दे रहा हूं, दूसरा प्रवक्ता तो बोलेगा भी नहीं, मैं इशारा किए दे रहा हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी को इस बात का इल्म होना चाहिए। जी। अच्छा, एक अंत में सवाल, संजय निषाद जी कह रहे हैं कि अगर मुझे आत्मसम्मान नहीं मिलेगा तो मैं गठबंधन छोड़ दूंगा, तो क्या आप लोग से कुछ बातचीत चल रही है क्या? नहीं, वो हमारे नाम से उनको सम्मान वहां मिल जाएगा। इस तरह धमकी देंगे, अगले दिन सम्मान दे देगी भाजपा। कह रहे हम तो बरामदे में सब बैठे हैं, इस्तेमाल कर, दरवाजा खुलेगा ढंग से तो अंदर जाएंगे, नहीं तो दूसरा दरवाजा देख लेंगे। तो यूपी में 2 ही दरवाजे तो हैं। निश्चित तौर पे हमारे नेता और का पहले भी नाम लेके पता नहीं कितने लोगों ने अपनी अपनी व्यवस्थाएं है तो, मजबूत कर। अरे भाई साहब, मनोज जी पहले भी तो आपके साथ रहे हैं वो। ठीक है, ये हमारे नेता का निर्णय, उस पर हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे, ना हम उनका स्वागत करते हैं ना उनका हम क्रिटिसाइज करते हैं। मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि जो निषाद, कश्यप, बिंद, कहार, इन समाज के जो लोग हैं, इनको आप इनका हक अधिकार दिला दो, आरक्षण दिला दो। इसीलिए गए थे बीजेपी में, तो एक काम करेंगे इसीलिए आप, बीजेपी में। जैसे हाँ, बिहार में है कि पिछड़े और अति पिछड़े का अलग अलग आरक्षण है, तो आपकी सरकार आएगी तो ऐसा करेगी? ये हमारे नेता तय करेंगे, लेकिन निश्चित तौर पे आरक्षण सबको मिलना चाहिए। जो लोग नहीं, पिछड़े कमजोर है और अति उनको भी पिछड़े, आरक्षण क्योंकि मिलना अगर चाहिए। अगर 27% में 11% अकेले आप लोग ले जाएंगे तो बाकी 16% में कहाँ हो पाएगा सर सारी जातियों का? अरे 100 में 11% मिला, 27 में 11% नहीं मिला, काहे के लिए जबरदस्ती आप तो 27 में तो बदनाम ज्यादा करने मिल गया के फिर लिए? तो।
27 में तो ज्यादा मिल घुमा गया। घुमा के ऐसी बात करें, 100 में 11% मिला है, 27 में 11% नहीं मिला है। तो जनरल कैटेगरी की सीट जो होती सीट वो किसी के लिए रिजर्व नहीं होती, अनरिजर्व अच्छा, होती है अंत सीट। बस एक सवाल, बस उसमें भी एक तो खेल सवाल। हो गए। वो राजभर जी हम्म। एक दिन कह रहे थे कि अखिलेश जी हमसे तलाक ले लिए, इसलिए हमको उनको देखते गुस्सा आ जाता है। अंतिम उन्होंने बस उधर यही। निकाह कर लिया ना, इसीलिए तलाक हो गया। उन्होंने निकाह भैया कर लिया ब्रेकिंग इसीलिए न्यूज है, तलाक हो गया। ब्रेकिंग न्यूज है इस वक्त भारत, मतलब ब्रेकिंग न्यूज है इस वक्त खबर दस्तक पर कि तलाक क्यों लिया गया है, क्योंकि राजभर जी ने निकाह कर लिया उधर। किधर किया ये बता नहीं रहे, बिल्कुल, उधर किधर निकाह, निश्चित तौर किधर पर, निकाह, निश्चित। किधर निकाह किया है। जहां जिससे किया है वो तो चले गए, वहीं पे बैठे हैं, निकाह ही करके बैठे हैं। अगर तलाक हुआ है तो निकाह ही हुआ होगा उधर, ज्यादा चलिए वो सर, मिल बहुत गया बहुत होगा। क्या बोलते हैं, दहेज ज्यादा पा गए होंगे ना, इसलिए चले गए। पाठक जी, संघर्ष चलिए कौन करना चाहता है? संघर्ष चलिए कौन सर, करना बहुत चाहता है? बहुत बहुत धन्यवाद सर।